आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से हिंदी विषय के पाठ 13 विजय बेला को पढ़ने वाले हैं। इस एकांकी के रचयिता हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। तो मैं आज इस जो एकांकी है उसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप सभी को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो पाठ को आप लोग एक बार घर में पढ़ लीजिएगा पुस्तक से और फिर इनके प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। इनमें जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं अभ्यास में। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अब प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें इसमें मिलता है, इस एकांकी की घटना किस समय की है। तो इसमें पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एकांकी किस समय की है। तो उत्तर में इसके आप लिखेंगे, इस एकांकी की घटना सन 1857 का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। इस एकांकी की घटना सन 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। ऐसा आप इसके उत्तर में लिखेंगे। तो प्रश्न 2 है, दूसरा प्रश्न, कुंवर सिंह विश्वनाथ सिंह पर नाराज क्यों हुए, या फिर कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए, ऐसा प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को, विश्वनाथ जो है वो महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है, तब कुंवर सिंह विश्वनाथ सिंह पर नाराज होते हैं। क्या लिखेंगे, विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है, तब कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज होते हैं। तीसरा प्रश्न, भीमा अपने सरदार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या कहता है। भीमा अपने सरदार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या कहता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भीमा अपने सरदार से बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहता है कि वीर कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटाक्ष की धार सी पैनी है। कहता है कि वीर कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं सरदार, कटाक्ष की धार सी पैनी है। तो आप इतना ही उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, कुंवर सिंह ने अपनी बांह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कुंवर सिंह की बांह पर अंग्रेजों की गोली लगी, कुंवर सिंह की बांह पर अंग्रेजों की गोली लगी, जिसके कारण उसका जहर फैलता जा रहा था। चूंकि फिरंगी की गोली से उनका शरीर अपवित्र हो गया था, इसलिए काट कर गंगा जी को अर्पित कर अपना शरीर पवित्र करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बच्चे बच्चे के जबान पर चढ़े कुंवर सिंह के गीत का भाव क्या है। उसी गीत के बारे में पूछा जा रहा है, जो राजा कुंवर सिंह का राज कि जिसमें सिरने सबके काज, ऐसा जो गीत है उसी गीत के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चे बच्चे के जबान पर चढ़े कुंवर सिंह के गीत का भाव क्या है, अर्थात उस गीत में कौन सी भावना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, राजा कुंवर सिंह गरीबों के राजा कहे जाते थे, हर कोई उन्हें दुआ देते थे, उनके गुणगान गाया करते थे। उनके गीत का भाव यह रहता था कि राजा कुंवर सिंह के राज में हर किसी के सिर पर ताज है, हर किसी के काम पूर्ण होते हैं, गरीबों के बीच राजा भगवान के समान पूजे जाते हैं। उनके गीत का क्या भाव था,
राजा कुंवर सिंह के राज में हर किसी के सिर पर ताज है, हर किसी के काम पूर्ण होते हैं, गरीबों के बीच राजा भगवान के समान पूजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे सिद्ध करने कहा जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सभी वर्ग के लोगों ने, अर्थात गरीब, अमीर, पिछड़े, उच्च वर्ग के लोग या फिर निचले तबके के लोग, सभी ने मिलकर भाग लिया था, यह साबित कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं बिहार में जगदीशपुर के महाराज कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान की तथा सभी लोगों को जन साधारण का समर्थन प्राप्त हुआ। बस इतना ही लिख देंगे। तो सभी लोगों ने जन साधारण का समर्थन प्राप्त करके ही इस कार्य को अंजाम दिया था। तो पूरा उत्तर होगा, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं बिहार के जगदीशपुर के महाराज कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान की तथा सभी लोगों को जन साधारण का समर्थन प्राप्त हुआ। उत्तर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने वह कौन सी शक्ति बताई जिसके बल पर वे भोजपुर के राजा बने थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कुंवर सिंह ने भोजपुर के गरीब, रैयत, किसानों, मल्लाहों, ग्वालों को अपनी शक्ति बताई जिसके बल पर वे भोजपुर के राजा बने थे। अगला प्रश्न, किसकी बदौलत कुंवर सिंह किनारे पर आ सके और कैसे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कुंवर सिंह गंगा नदी के किनारे हरिकिशुन सिंह विश्वनाथ के सहारे आए और फिरंगी की गोली लगी अपनी भुजा को स्वयं तलवार से काटकर नदी में अर्पित कर दिया। कैसे आए? कुंवर सिंह जी गंगा नदी के किनारे हरिकिशुन सिंह विश्वनाथ के सहारे आए और फिरंगी की गोली लगी अपनी भुजा को स्वयं तलवार से काटकर नदी में अर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के अनुसार युद्ध की क्या हुनर है? हुनर अर्थात कला होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कुंवर सिंह के अनुसार जीत और हार क्या है? युद्ध भी एक हुनर है, कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं, असली हुनर है शतरंजी चालों में माथ पर मात देने में। अर्थात युद्ध में केवल आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना ही युद्ध कला नहीं होती है, बल्कि असली हुनर तो शतरंजी चालों में माथ पर मात देने में होती है। तो 11वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने मेरे भोजपुर के गरीब रैयतों को सताया जिनके अरमानों का मैं आईना हूं। यह एक संवाद था। संवाद के द्वारा एकांकीकार कुंवर सिंह के किन भावों को व्यक्त करना चाहता है? एकांकीकार अर्थात जो इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं, वे कुंवर सिंह के किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसा प्रश्न है। किसके माध्यम से? ऊपर में जो हमने लाइन पढ़ी उस लाइन के माध्यम से कुंवर सिंह की किन भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कुंवर सिंह के लिए उनका राज्य जगदीशपुर मंदिर के समान था। वहां की जनता के लिए वे भगवान थे और फिरंगी ने वहां पर हमला कर लोगों को सताया, जो कि कुंवर साहब को मंजूर नहीं था। वे फौरन जगदीशपुर पहुंचना चाहते थे। वे बेताब थे फिरंगी से बदला लेने के लिए। बस ये उत्तर खत्म यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं?
उत्तर हो जाएगा अनोखी भेंट कुंवर सिंह का एक हाथ है जिस पर फिरंगी की गोली लगी थी और अपने उस हाथ को स्वयं तलवार से काटकर गंगा मैया के जल में उन्होंने भेंट चढ़ा दी। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए क्या सीख देते हैं और क्यों? कुंवर सिंह जो महाराज होते हैं वे अमर सिंह का राज तिलक करते हुए कौन सी सीख देते हैं और वो सीख क्यों देते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए उन्हें सीख देते हैं कि अमर सिंह नेत्र के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा, उनका साथ ना छोड़ना। क्या लिखेंगे आप? कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए उन्हें सीख देते हैं कि अमर सिंह नेत्र के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा, उनका साथ ना छोड़ना। अगला प्रश्न है, नावों को गंगा जी में डुबा देने के लिए महाराज कुंवर सिंह ने क्यों आदेश दिया था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे नावों को गंगा जी में ना डुबाते तो फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर देते, इसलिए डुबा देने का आदेश महाराज ने दे दिया। अगला प्रश्न, महाराज कुंवर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में इतनी सफलता किनके कारण मिली? तो उत्तर हो जाएगा महाराज कुंवर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में सफलता का प्रमुख कारण उनकी युद्ध कला निपुणता थी। वे अपने हुनर से शतरंजी चालों को मात पर मात देते थे। भीमा मल्लाह व उनके सैनिक भी निपुण थे। अगला प्रश्न, महाराज कुंवर सिंह बहुत अधिक बीमार होने पर भी जगदीशपुर जाने के लिए क्यों बेताब थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे फिरंगी से बदला लेने के लिए वे बेताब थे, इसलिए वे जगदीशपुर जाना चाहते थे, क्योंकि फिरंगियों ने भोजपुर के गरीब रैयत को सताया था। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह ने भीमा से कहा था मुझे भी 1 साल से नशा है। उन्हें कैसा नशा था? कुंवर सिंह ने भीमा से क्या कहा था? मुझे भी 1 साल का नशा है। तो इस नशा शब्द का क्या अर्थ है? कौन सी नशा के बारे में बात कर रहे थे? तो इसके उत्तर में आप छोटा सा उत्तर लिखेंगे कुंवर सिंह को विदेशियों से प्रतिशोध लेने का नशा था। उत्तर खत्म। अब कहा जा रहा है 18वां प्रश्न, इन पंक्तियों का अर्थ प्रसंग देकर लिखिए। तो इन जो पंक्तियां दी गई हैं, जो कुछ लाइंस हैं, वाक्य हैं, इनके अर्थ लिखने हैं, तो वो भी प्रसंग के साथ लिखना है। तो प्रसंग क्या होता है? प्रसंग हमें उस लाइन या फिर उस कविता की पंक्तियों के बारे में बताता है कि उस कविता में किस मुद्दे का जिक्र है, किस बात के बारे में बताया गया है। इन्हीं चीज़ों को प्रसंग जो होता है वो हमें बताने का प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इनका उत्तर। का नंबर, मैं मौत से डरता नहीं पर मौत को न्योता भी नहीं देता। मैं मौत से डरता नहीं पर मौत को न्योता भी नहीं देता। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में महाराज कुंवर सिंह कहते हैं वे सोच समझकर युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पंक्ति है उसका भाव ये है कि कुंवर सिंह इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वे सोच समझकर युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला अर्थ में आप लिखेंगे, इसके अर्थ में हो जाएगा कुंवर सिंह भीमा से कहते हैं कि मैं युद्ध में मौत से नहीं डरता हूँ, क्योंकि वीरों का श्रृंगार युद्ध है, किंतु युद्ध में कमजोर बनकर मौत को सहजता से स्वीकार भी नहीं करता, उसे आमंत्रण नहीं देता। तो ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगला ख नंबर, कलावंत अपना हुनर दिखाने में
चोट खा गया तो उसकी वह चोट श्रृंगार हो जाती है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार कहा जा रहा है। कलावंत मतलब कलाकार, ठीक है, कला दिखाने वाला, कला में जो माहिर होते हैं उन्हें कलावंत कहा गया है। तो इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, इस पंक्ति में कुंवर सिंह ने युद्ध में लगे घावों को वीरों का श्रृंगार बताया है। और अर्थ हो जाएगा, युद्ध में केवल साहस नहीं चालाकी भी जरूरी है। यदि कला दिखाने में कोई चूक हो जाए या कला दिखाने में चोट खा जाए, हार मिले तो वह श्रृंगार बन जाती है, क्योंकि कला प्रदर्शन के साथ हार स्वीकार करता है। अगला है ग नंबर, नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, चलिए सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कुंवर सिंह ने प्रजा को राजा की शक्ति बताया है। प्रजा के बिना राजा कैसा, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुंवर सिंह प्रजा को ही राजा की शक्ति मानते थे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने यही कहने का प्रयास किया है, इस डायलॉग के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि प्रजा को राजा की शक्ति बताया है। तो अर्थ में आप लिखेंगे, कुंवर सिंह अमर सिंह को अपनी शक्ति का राज बताते हुए कहते हैं कि बिना प्रेम के शक्ति प्राप्त नहीं होती है, अतः राजा को चाहिए कि वह प्रजा के प्रेम में सदैव संलग्न रहे, तभी प्रजा राजा के आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती है और प्रजा से ही राजा की पहचान होती है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे में, आपने 1857 की क्रांति अथवा सिपाही विद्रोह के बारे में इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा। इस क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख सेनानियों की एक सूची बनाई है। तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1857 का जो युद्ध था उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। सिपाही विद्रोह क्या था? सिपाही विद्रोह वह था जिसमें मंगल पांडे ने अपने ही बड़े अधिकारी पर गोली चलाई थी। तो वहीं से सभी जो सिपाही थे, अंग्रेजों के अंडर में जो काम करते थे, जितने भी सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। वही सिपाही विद्रोह था और 1857 की क्रांति में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसी के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो इसी का उत्तर लिखना है। तो प्रमुख सेनानियों की इसमें सूची बनानी है। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं। आप सबसे पहले ऐसा लिखेंगे। तो और पहला में डाल देंगे मंगल पांडे, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा रानी राजेश्वरी, चौथा नाना साहब। और प्रश्न क्रमांक 2 है, इस एकांकी को पढ़ते समय कौन सा पात्र आपको अधिक प्रभावित करता है और क्यों? एक तो आप इसके उत्तर को अपने मन से लिख सकते हैं। आपको कौन अधिक प्रभावित करता है? भीमा अधिक प्रभावित करता है, कुंवर सिंह अधिक प्रभावित करते हैं, विश्वनाथ सिंह अधिक प्रभावित करते हैं, या फिर अमर सिंह अधिक प्रभावित करते हैं? उनके चरित्र को देखते हुए, उनकी कहानी में जो उनके किरदार हैं उनको देखते हुए आप जिनको पसंद करते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर मेरे अनुसार बताऊं तो इसमें आप लिख सकते हैं, विजय बेला एकांकी के पात्र कुंवर सिंह ने हमें प्रभावित किया, क्योंकि वे राजा होने के बाद भी अपने राज्य के दलित जनता के लिए ईश्वर के समान पूजे जाते थे। सेनापति, किसान, मल्लाह को भी बराबर महत्व देते थे। आगे कुछ प्रश्न हैं। आपके आसपास वैसे लोग रहते होंगे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया होगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर एक लेख तैयार कीजिए। तो इसे आप स्वयं से हल कर सकते हैं, अपने आसपास में ऐसे कोई होंगे तो, या फिर आप छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह के बारे में लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, मैं मौत से नहीं डरता मगर मौत को न्योता भी नहीं देता, आगे कदम बढ़ाना भी जानता हूँ और मौके
पर कदम पीछे भी हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं है। इस कथन से कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है? साथियों से बातचीत कर अपनी समझ को लिखिए। तो यह भी आप ही लोगों को पूछ रहा है कि अपने साथियों से बात करके अपनी समझ से लिखने कह रहा है। तो आप लोग अपने मन से जो भी विचार आपको आते हैं उसको इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, एकांकी में मल्लाह वाले जैसे किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्या ऐसा प्रयोग होना चाहिए और क्यों? कक्षा में चर्चा कर अपने विचारों को लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आपके विचारों को मांगा गया है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो जाति सूचक शब्द हैं, मल्लाह हो गया, वाला हो गया, तो इस प्रकार के जो जाति सूचक शब्द हैं या फिर जाति को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्दों का किसी कहानी में, एकांकी में उपयोग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो इस पर अपने विचार लिखने हैं या फिर अपने दोस्तों से चर्चा करके भी आप लिख सकते हैं। उसी को आपके विचार मांगा गया है, इसलिए मैं अपने विचार आप पर नहीं थोपना चाहता, आप अपने स्वयं के विचार इसमें लिखिए। अगला भाषा से अर्थात व्याकरणिक प्रश्न है इधर, तो इन्हें हम देख लेते हैं। पाठ में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। आंखों में धूल झोंकना, देखते देखते धोखा देना, अकल मोटी होना, कम बुद्धि, बदन में तूफान फूंकना, बेहद ऊर्जावान होना, अमृत की घूंट पीना, अमर होना, मौत को न्योता देना, जानबूझकर मृत्यु को आमंत्रण देना। इन मुहावरों का स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कीजिए और पाठ से अन्य मुहावरे खोजकर लिखिए। अन्य मुहावरों को खोजकर लिखिए। तो इसमें कुछ मुहावरे पहले से दिए गए हैं और उनका अर्थ भी दिया गया है, तो इनके वाक्यों में प्रयोग करने हैं और स्वयं से भी कुछ खोजकर लिखने हैं। तो इन्हीं का तो पहले वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए और अपने से खोजकर भी वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ जो दिए गए हैं उनके वाक्यों में प्रयोग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वैसे आप सभी जानकार हैं तो वाक्यों में प्रयोग तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले लोहा मानना दिया गया था, जिसका अर्थ श्रेष्ठता स्वीकार करना दिया गया है। तो उसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अंग्रेजों ने भगत सिंह का लोहा माना, अर्थात अंग्रेजों ने भगत सिंह की जो श्रेष्ठता थी उसको स्वीकार किया। दूसरा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना अच्छी बात नहीं है। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? देखते देखते धोखा देना। तो किसी को धोखा देना तो अच्छी बात होती ही नहीं है, तो इसके वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकना अच्छी बात नहीं है। या फिर 5 चोरों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोरी को अंजाम दे दिया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है अकल मोटी होना। अकल मोटी होना मतलब कम बुद्धि, जो कम बुद्धि वाले होते हैं उनको अकल मोटी होना कहते हैं, अर्थात बुद्धि कम होती है तो अकल मोटी होना उसका एक मुहावरा हो जाता है। तो इसके वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं, उसमें मोहन की अकल मोटी है या फिर जिसकी अकल मोटी होती है वे ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाले कार्य नहीं कर सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं। चौथा है बदन में तूफान फूंकना। इसका अर्थ हो गया था बेहद ऊर्जावान होना। तो इसके वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हैं, वंदे मातरम के नारे ने सभी भारतीयों के बदन में तूफान फूंकने का कार्य किया। 5वां नंबर है अमृत का घूंट पीना। तो इसका अर्थ बताया गया है अमर होना। तो इसके वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे, देश के लिए शहीद होना अमृत का घूंट पीने के समान है। अर्थात आप सभी जानते हैं कि देश के लिए जो भी शहीद होते हैं, जो सैनिक शहीद होते हैं या फिर जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उन्हें आज भी हम अमर मानते हैं और उनका नाम हमेशा लेते हैं, उनकी नाम की जय जयकार करते हैं, तो भी हमेशा हमारे मन में अमर हैं। तो इसलिए अमृत का घूंट पीना मतलब अमर होना।
तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा देश के लिए शहीद होना अमृत का घूंट पीने के समान है। 6वां नंबर, मौत को न्योता देना। यहाँ पे अगला है मौत को न्योता देना लिखा हुआ है, जानबूझकर मृत्यु को आमंत्रण देना होता है इसका अर्थ। तो इसके वाक्य प्रयोग में आप लिख लेंगे, युवक का तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना मौत को न्योता देने के बराबर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, पाठ में ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे पानी के लिए छप छप, वैसे ही निम्नलिखित संदर्भों के लिए ध्वन्यात्मक शब्द लिखिए। तो आप लोग खुद से भी इसे कर सकते हैं और मैं आप लोग को बताने का भी प्रयास करूंगा। आप स्वयं से सोचिए कि तेज हवा जब चलती है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, उसे हम किस आवाज़ से बता सकते हैं। नदी की धारा को किस आवाज़ से बता सकते हैं, पैरों की ध्वनि को किस आवाज़ से बता सकते हैं, पैरों चलने पर जो आवाज़ आती है उसे, खाली हवेलिया घर में जो आवाज़ आती है उसे किस तरह से बता सकते हैं, उसी के हिसाब से इसे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं तेज हवा का प्रवाह, मतलब साए साए लिख सकते हैं। नदी की धारा लिख सकते हैं, कल कल लिख सकते हैं नदी की धारा को। पैरों की ध्वनि को आप लिख सकते हैं थप थप लिख सकते हैं। खाली हवेलिया घर, इसमें आप लिख सकते हैं साए साए लिख सकते हैं इसमें भी। आग की लपटें, धू 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 कर जल रही हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी को आप लिख सकते हैं अंधेरा और सूना रास्ता। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सुन सुन या फिर सुनसान लिख सकते हैं। पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का चुनाव कीजिए। तो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप जाति से अर्थ ये मत समझिए कि जो मनुष्यों की जाति होती है उस जाति के बारे में नहीं बताया गया है। तो जाति का हिंदी भाषा के अनुसार जाति शब्द का अर्थ होता है प्रकार, ठीक है। जाति शब्द का अर्थ हो जाता है प्रकार, तो या फिर किसी ग्रुप को बताता है। अलग अलग ग्रुपों के जो प्रकार हैं उस ग्रुप को बताने का कार्य करता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में वे चीज़ें आती हैं जो किसी एक समूह को प्रदर्शित करती हैं और उस समूह का एक ही नाम हो जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य शब्द के अंतर्गत पूरी दुनिया के सारे मनुष्य आ जाते हैं। गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। और आप लिख सकते हैं कि पशु भी लिख सकते हैं, पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी भावना को प्रदर्शित करे। जैसे यहाँ पे लिखा है बेताबी, तो बेताबी क्या कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, या फिर कोई वस्तु है, कोई वाहन है? ऐसा तो नहीं है। यह एक हमारे अंदर की एक भावना है और यह इसे हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, यह केवल महसूस किया जा सकता है। बेताबी की जो भावना है उसे महसूस किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा जो होते हैं उन्हें महसूस किया जाने वाला होता है, उसे हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसी चीजें, ये कोई वस्तु या फिर जीव जंतु नहीं होती है। यह हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं को शब्दों के माध्यम से जब व्यक्त किया जाता है उन्हीं को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं का चुनाव करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जहरीला लिखा है, तो जहरीला क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जहरीला कोई पेड़ पौधा वस्तु तो है नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। यह क्या है? एक भावना है। क्या? किसी चीज के जहर वाले होने के बारे में हमें बता रहा है, यह जहरीला है। दिलेरी, दिलेरी क्या है? यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। हाहाकार, तो हाहाकार क्या हो जाएगा? जातिवाचक
संज्ञा हो जाएगी। कलाकारी, कलाकारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। हरकारा, हरकारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। सरदार जातिवाचक संज्ञा। सरदारी भाववाचक संज्ञा। सरदार जातिवाचक संज्ञा है किंतु सरदारी भाववाचक संज्ञा है। दिलेर, दिलेर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। किसी एक समूह, ये दिलेर व्यक्तियों का समूह है या फिर ये लोग दिलेर होते हैं या दिलेर है, तो वो एक किसी ग्रुप को बताता है या फिर किसी एक दिलेर होने वाले लोगों के बारे में बताता है, तो वह एक जातिवाचक संज्ञा है। जबकि सरदारी एक किसी गुण को बताता है कि वह सरदार है। तो कलावंत, कलावंत क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जर्राह जातिवाचक संज्ञा। शतरंजी भाववाचक संज्ञा। जासूसी भाववाचक संज्ञा। बेताबी तो पहले ही भाववाचक संज्ञा बता दिया। जहर जातिवाचक संज्ञा। नालायकी भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला है, पाठ में प्रयुक्त भला शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं? आप ऐसे दो वाक्य बनाइए जिनसे उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो जाए। तो पहला वाक्य आप इसका लिख सकते हैं कि पहला वाक्य इसमें हो जाएगा कि श्याम एक भला व्यक्ति है। तो भला शब्द का क्या अर्थ निकल गया? भला शब्द का अर्थ हो गया अच्छा। अच्छा, भला मतलब अच्छा होता है। और दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं कि राहुल भी भला यह कार्य कर सकता है। राहुल भी भला ऐसा कार्य कर सकता है। यह भी वाक्य एक हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइएगा। राहुल भी भला ऐसा कार्य कर सकता है, तो ये वाक्य लिख सकते हैं। तो इसमें भला का अर्थ अलग हो जाएगा, भला का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, इस एकांकी की कथा को संक्षेप में लिखिए, अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे कुछ योग्यता विस्तार की चीज़ें हैं, इन्हें आप कोविड सीजन में तो कर नहीं सकते, कक्षा में चिपकाने के लिए कहा गया, तो कक्षा तो खुल नहीं रही है और घर में कुछ इसके बारे में करने का प्रयास कीजिएगा। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ आया हो और सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।